उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है एडिटर्स टॉक, वो एक ऐसा खास प्रोग्राम है जो कि अलग अलग मुद्दों पे हम उससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाते हैं और डिस्कशन करते हैं और परिचर्चा करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों सही है या गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों। तो इस एडिटर्स टॉक में एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों को शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि आप सभी दर्शक हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो लीजिए, आज हमारे इस एडिटर्स टॉक में हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं सीए अंकुश गुप्ता जी। अंकुश गुप्ता जी के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये लगभग 10 साल से इस प्रोफेशन में हैं और ये बेसिकली रहने वाले देहरादून से हैं। और आज हमारा यहाँ बुलाने का मकसद क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा अंकुश गुप्ता जी, आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द इंट्रोडक्शन। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को नमस्ते बोलना चाहूँगा। और जैसा कि आपने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अंकुश गुप्ता मेरा नाम है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ अंकुश गुप्ता एंड एसोसिएट्स नाम से। मेरे साथ मेरी टीम है और ऑफिस अंधेरी में है और मरीन लाइंस में ब्रांच है। अब मैं जैसे कि आपने बताया कि मैं पैदा हुआ हूँ देहरादून में, लेकिन जब मैं 20 डेज़ का था तब मैं बॉम्बे आ गया था। अच्छा। तो मेरी पहली जर्नी जो है ट्रेन की वो देहरादून से मुंबई की है। स्कूलिंग यहाँ पे हुआ, एजुकेशन कॉलेज यहाँ पे हुआ। कॉलेज होने के साथ साथ पैरेलली सीए की पढ़ाई चालू कर दी थी। मेरे पिताजी जो हैं वो ओएनजीसी में काम करते थे। अभी 2010 में रिटायर हुए हैं। 37 इयर्स ऑफ सर्विस इन ओएनजीसी। तो पिताजी का मुंबई आने का मेन कारण यही था कि बच्चों की एजुकेशन और बच्चे अपना खुद का काम करें, क्योंकि पिताजी नौकरी करते थे तो ऐसा था कि नहीं भाई, बच्चे नौकरी नहीं करने चाहिए, बच्चे खुद का करने चाहिए। इसीलिए हमारा पिताजी का मेन मकसद था बॉम्बे आने का। और खैर, पिताजी के मकसद में हम सब खरे उतरे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की मैंने और खुद की प्रैक्टिस चालू की डे 1 से। इनिशियल स्टेज प्रैक्टिस का अच्छा नहीं होता है कोई भी सीए के लिए, आप कोई भी सीए से पूछ सकते हैं। तो मैंने भी एक छोटे से कार पार्किंग का जो गैरेज होता है उसमें अपना पहला ऑफिस बनाया था। 2 कंप्यूटर लगाए थे और अकेले बैठ के काम करता था। तो वो सफ़र था 2004 का। आज 2020 में ऊपर वाले की मेहरबानी है और ठीक है, प्रैक्टिस ठीक चल रही है और आपकी मेहनत भी है और मेहनत भी मान लीजिए। और आज 2 ऑफिस हैं, एक अंधेरी में है और एक ब्रांच है मरीन लाइंस में। तो सुना आपने अंकुश गुप्ता जी को, कहते हैं ना कि जब इंसान सही लगन से नियति के साथ मेहनत करता है तो वो सफलता ज़रूर पाता है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना चाहते थे या कोई फील्ड और था और बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये आपने एकदम सही सवाल पूछ लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ज़रा भी बनना नहीं चाहता था। क्या मैं पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था। मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, वो अभी आप लोग देख लेंगे। और मेरी एक खूबी है कि मैं कोई भी चीज़ कभी भी किधर भी किसी को भी बेच सकता हूँ। तो मैं एक्चुअली एमबीए करना चाहता था और मार्केटिंग लाइन में जाना चाहता था, लेकिन कॉलेज में यार दोस्त वैसे थे जो सीए कर रहे थे और पिताजी का भी सपना ये था कि भाई सीए कर लो। तो मेरा फॉर्म सीए का पिताजी लेके आए हैं और उनके डर से और ज़बरदस्ती मैंने सीए किया है। लेकिन मैं मेरे पिताजी को इस चीज़ का श्रेय ज़रूर देना चाहूँगा कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं सीए पास हुआ था तो मेरे पिताजी ओएनजीसी में बांद्रा में नौकरी करते थे। तो वहाँ से हम अंधेरी में रहते थे, तो बांद्रा से जब घर पे आ रहे थे स्कूटर था हमारे पास, स्कूटर में तो पिताजी एनएम कॉलेज में उतरे, वहाँ से एमबीए का फॉर्म लिया। अच्छा, और उसके करने के बाद और घर पे आए और बोले बेटा आप सीए तूने मेरे बोलने से कर लिया, अब तू एमबीए अपने बोलने से कर ले। क्या तो लेकिन तब मैंने बोला पिताजी बस अब और पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, अब जो है अब सीए में ही अपना फ्यूचर बनाएंगे। और चलो अच्छा रहा, जो भी रहा अच्छा रहा।
तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये अंकुश गुप्ता तो प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन इसके अलावा सामाजिक सरोकार यानी कि सोशल वर्क से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो सर मुद्दा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया 2021 का। तो आज आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अब इस बजट को एक बहुत गहरा संबंध है, तो हम आज चर्चा उसी पे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दर्शकों की तरफ से आपको कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो 2021 का आम बजट पेश हुआ, तो आपकी नज़र में इस बजट का क्या परिदृश्य है, वो मैं चाहूँगा कि आप जाने दर्शक। देखिए, बजट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बजट का आप लोगों को भी मालूम होएगा कि जब बजट आने वाला होता है उसके 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है। हलचल, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहती है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आम जनता के लिए, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो आम जनता जो है, उनके लिए बजट कैसा होता है कि उन्होंने 2 चीज़ एज्यूम की है, पॉजिटिव एज्यूम किया है, नेगेटिव एज्यूम किया है। अगर नेगेटिव आ गया तो बजट खराब, पॉजिटिव आ गया तो बजट अच्छा। बस 2 ही पहलू हैं। तो मैं अभी जो मैं ओपिनियन दूंगा, मैं वो एक पब्लिक का ओपिनियन दूंगा, जनरल ओपिनियन दूंगा, मैं मेरा खुद का ओपिनियन नहीं दूंगा कि पब्लिक क्या सोच रही है इस बजट के बारे में। देखिए, बजट आने के पहले 2 से 3 नेगेटिव अजम्पशंस चल रहे थे मार्केट में। एक था कि कोविड हुआ है तो सरकार को पैसा चाहिए तो कोविड सेस आएगा, इस बजट में कोविड सेस लगेगा। दूसरा ये था कि सरकार को फिर से पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसको गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर या लास्ट ईयर टैक्सेबल किया था, बट स्पेशल रेट पे किया था। तो अब की बार ये था कि उसका कुछ ना कुछ रेट बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अच्छा, इसमें से कुछ हुआ नहीं, ना सेस आया ना कैपिटल गेन लगा, तो पब्लिक के लिए तो बजट अच्छा है। आम जनता के डेफिनेशन में देखेंगे उनके तो ऊपर भाई बोझ नहीं पड़ा, उनको उनकी पॉकेट में कोई भी नया पिंच नहीं आया है, तो उनके लिए बजट बहुत अच्छा है। अभी अपन देखेंगे स्टॉक मार्केट जो अपना मेन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है बजट को, सल्यूट दिया है बजट को। हाँ, क्योंकि जिस दिन बजट हुआ उस दिन जबरदस्त, मतलब लास्ट 10 ईयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बजट के दिन पे और बजट के बाद वाले दिन में कभी मार्केट ने इतनी छलांग नहीं लगाई जितनी बजट ने अभी लगाई है, मार्केट ने अभी लगाई है। उसका कारण यही है कि भाई गवर्नमेंट ने किसी को भी टैक्सेबल नहीं किया, एडिशन टैक्स लायबिलिटी किसी भी आदमी पे, कंपनी पे, किसी पे भी नहीं लगाई। उसके साथ गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ बात की है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की। ये दोनों चीज़ें मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली ली है क्योंकि इससे मार्केट का फ़ायदा ही होने वाला है। तो मतलब ओवरऑल देखेंगे तो पब्लिक के लिए, मार्केट के लिए, सबके लिए बजट अच्छा ही था। सर, आपने चर्चा की उसमें आपने एक कोविड सेस की बात की और यहाँ पे किसान सेस की भी बातें इस बजट में हुआ, पेट्रोल पे, डीजल पे। ये सेस क्या है, कोविड सेस क्या है? देखिए, क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट को एडिशनल पैसा चाहिए होता है, जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है तो वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। अभी एक चल रहा है एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट बोलती है भाई मुझे एजुकेशन बढ़ाना है, कंट्री को और लिटरेट करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, टैक्स के ऊपर ओवर एंड अबव टैक्स 1%, 2% एडिशनल चार्ज करते हैं, जो वो जाएगा एजुकेशन, जो स्पेसिफिक उसके लिए जाएगा। तो वो सब तो चल ही रहा था। अभी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई 1%, 2% या 3% भी कोविड सेस आ जाएगा, अलग से एक टैक्स लग जाएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स। सेस इज व्हाट, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। सरकार पॉजिटिव है इस चीज़ के लिए, हम भी पॉजिटिव हैं इस चीज़ के लिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर। जब हम बात करते हैं बजट की, तो एक आप जानते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से, तो एक वर्ड डिजिटल इंडिया, ये बहुत ही पिक्यूलियर वर्ड आप कह लें कि हर कोई डिजिटलाइज्ड होने की बात कर रहा है। और मोदी जी ने ये जो मोनेटाइजेशन किया, फिर कैशलेस के ऊपर ध्यान दिया। तो इस बजट में डिजिटल इंडिया क्या है, कितना कारगर है, और डिजिटल इंडिया होने के लिए क्या इस बजट में प्रावधान है, वो मैं चाहूँगा। देखिए, डिजिटल इंडिया में, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं स्पेसिफिकली
हमारे प्रोफेशन और पब्लिक को उनसे क्या फ़ायदा हुआ, मैं उसकी तरफ डिजिटल मतलब मैं खाली वही लैंग्वेज समझता हूँ। मैं बाकी वो जीपे और पेटीएम ये सब की बातें नहीं करूँगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की बातें नहीं करूँगा। तो देखिए अभी मैं आपको शुरू से बताता हूँ, 2006 में या 7 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा हुई थी। तब सबसे पहला क्राइटेरिया था कि खाली जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ और लिमिटेड कंपनीज़, उनका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ऑनलाइन फाइल होएगा। इट वाज अ हेडेक। वो टाइम पे हम एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते थे ऑनलाइन, तो ऑलमोस्ट 2 दिन लगते थे हमको। और हम क्लाइंट को पैसा भी दबा के चार्ज करते थे। नई चीज़ थी, नई, सबके लिए नया था और सब डरे हुए थे कैसे होएगा, क्या होएगा। अच्छा, वो शुरुआत थी डिजिटल की इनकम टैक्स के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इंडिविजुअल को लेके आए, इंडिविजुअल के हायर कैटेगरी को लेके आए, इंडिविजुअल की लोअर कैटेगरी को लेके आए, और आज की तारीख में तकरीबन 95% इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, ट्रस्ट सब ऑनलाइन फाइल होते हैं। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी खुश है, SSC भी खुश है ऑनलाइन फाइल करने से। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूं कि इनकम टैक्स इंडिया की जो साइट है, ये जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे इस चीज़ को कि इनकम टैक्स की जो साइट है ऑनलाइन, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट, बेस्ट गवर्नमेंट साइट। और वो साइट एवरी मंथ मॉडिफाई हो रही है, अमेंड हो रही है, अपग्रेड हो रही है, नई नई चीज़ें। पहले इनकम टैक्स का रिफंड लाना मतलब डिपार्टमेंट जाना 3 साल को हेडेक, पैसे खिलाना, रिफंड लाना। अभी महीने 2 महीने में आपको रिफंड आ रहा है। रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ वो भी आपको, मेरे को पहले मालूम पड़ जाएगा, आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो भी लिखा हुआ आता है कौन सी डेट में आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो ये डिजिटल का फायदा है। अब कमिंग टू दिस बजट, अभी 2 साल पहले इन्होंने जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में कि जैसे इनकम टैक्स जो है, हमारे टाइम पे जब हमने नई नई प्रैक्टिस चालू की थी तो हमको कोई क्लाइंट पूछता था कि यार मेरा ये वाला साल ख़त्म हो गया, तो हम बोलते थे नहीं ख़त्म नहीं हुआ। बोले क्यों, तूने फाइल कर दिया ना रिटर्न। बोले इनकम टैक्स जो है ना वो 3 साल पीछे चल रहा है। मतलब तेरा अगर तूने 5-6 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसका मालूम पड़ेगा 8-9 में कि भाई तू क्लियर है कि नहीं है। अब डिजिटल होने से सरकार ने 2 साल पहले क्या किया, स्क्रूटनी, अपील, ये सबको ऑनलाइन कर दिया। पहले क्या था कि आपका केस अगर स्क्रूटनी में सिलेक्ट होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट SSC को रिप्रेजेंट करके ऑफिसर से मिलने जाता है, सबमिशन करता है, क्वेरीज का जवाब देता है। लेकिन करप्शन और केस सबको जल्दी निपटाना है तो उसमें हैरेसमेंट भी होता था। कुछ हैरेसमेंट नहीं हुए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंडिविजुअल ऑफर करता था कि भाई मेरा केस क्लोज कर दो। तो बहुत सी चीज़ें थी, ये सब लंबा चल रहा था और अब तक चल रहा था ये। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ने अब निकाला है फेसलेस असेसमेंट। अब हमको जाने की जरूरत ही नहीं, अब हम हमारे यहाँ बैठ के ऑनलाइन सबमिट करते हैं। डिटेल्स जो हैं वो ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट में सबमिट करते हैं, वहाँ से फिर से क्वेरी आती है, उसका जवाब देते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन आता है। मतलब अब हमको ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं। तो ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं तो करप्शन ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 99% जीरो लेवल पे आ गया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, देखो चेंज इज ऑलवेज वेलकम, एनी चेंज इट इज ऑलवेज वेलकम। लेकिन चेंज का एक डेफिनेशन होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है ना तो इंडिविजुअल आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। भाई मैं इतने साल से ऐसे कर रहा हूँ, अब सडनली मैं क्यों ऐसे करूँ, मेरा नेट नहीं चलता है, मेरा ये नहीं चलता है, स्कैन करना पड़ता है, फाइल बड़ी बन जाती है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ के लिए। 2005-06 में जब कंपनी का हम ऑनलाइन फाइल करते थे तब हम रोते थे, आज हम बहुत खुश होते हैं ऑफिस में बैठे बैठे फाइल करके। तो ये फेसलेस असेसमेंट आया है, ऑनलाइन स्क्रूटनी आई है। ठीक है, आज थोड़ी परेशानी हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कैसे सबमिट करना शुरुआत है, में थोड़े से तो हर एक, लेकिन ये सब चीज़ें आगे जाके बहुत अच्छी हैं। और अब इन्होंने क्या किया है, डिजिटल होने से ये सब अब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन यानी डिजिटल हो रहा है। अब डिजिटल होने से क्या हुआ है सर, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले इनकम टैक्स 3 साल पीछे था, अब इन लोग धीरे धीरे उसकी टाइम लिमिट कम करते जा रहे हैं। और इस बजट के हिसाब से अगर चलें, अगर ये बजट के हिसाब से चलें तो आने वाले सालों में इनकम टैक्स और अपन दोनों पैरेलल चलेंगे।
आपने ये साल रिटर्न भरा, नेक्स्ट ईयर आप क्लियर हो, नेक्स्ट ईयर नया रिटर्न भरो। तो उससे मतलब फायदे हैं, मेंटल हैरेसमेंट है। देखो चेंज हुआ है, फिजिकल से ऑनलाइन जा रहे हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, सबके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। आज छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, स्कैनर नहीं होता है, इंटरनेट बराबर नहीं चलता है, प्रॉपरली चलता नहीं, लॉगिंग करते करते लॉग आउट हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट सर्वर धीरे चल रहा है। ठीक है, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये आने वाले सालों में इट विल बी अ मिरेकल एंड सब कुछ ऑफिस में बैठ के स्मूथली होएगा, करप्शन लेस होएगा। दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ डिजिटल। अंकुश जी, हमारा अब अगला सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन पे विशेष फोकस कर रही है, क्योंकि उसने आपने जैसा बोला कि एडिशनल कोई सरचार्ज टैक्सेस नहीं दिया है, तो लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे रेलवे का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, तो इस पे ये जो फोकस है, तो इस बजट में इसका क्या औचित्य है? क्या ये सही है आम जनता के लिए या नहीं? देखिए, एक चीज़ तो आप लोग मानते हैं कि दिस ईयर वॉज अ चैलेंजिंग ईयर फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ कोविड एंड अगर स्टैटिस्टिक्स मेरे सही हैं तो इंडिया वॉज ऑलमोस्ट इन सेकेंड और थर्ड प्लेस आफ्टर यूएस इन कोविड केसेस एंड पॉपुलेशन देख के एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी ये कोविड कंट्रोल में आएगा जैसा अभी कंट्रोल में आया है। ये सब होने के बावजूद गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया? गवर्नमेंट ने ग्रोथ प्रमोट की, गवर्नमेंट ने फिस्कल डिसिप्लिन प्रमोट किया। अब देखिए, सरकार को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, सरकार का काम है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है ग्रोथ, गवर्नमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का काम होता है हेल्थ केयर, गवर्नमेंट का काम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट को ये सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए। अब किसी को एडिशनल टैक्स बर्डन कर नहीं सकते, फिस्कल डेफिसिट वैसे ही चल रहा है गवर्नमेंट का। आने वाला कमिंग ईयर में भी लगता नहीं है कि इतनी जल्दी बिजनेस इतना ज़्यादा बूम कर जाएगा या एवरीथिंग विल बी अंडर नॉर्मलेंसी। तो अब गवर्नमेंट पैसा कैसे लाए? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम दो तरीके से पैसा लाएंगे, प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन। और उसका गवर्नमेंट ने 1.75 लाख बिलियन का टारगेट रखा है। उसमें वो LIC का IPO की बात कर रही हैं, एयर इंडिया को सेल करने की बात कर रही हैं। एयर इंडिया सेल नहीं हो रहा है, ह्यूज लॉसेस हैं। उसके गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किए हैं कि जो नया बायर आएगा उसको भी ह्यूज लॉसेस जो पीछे के पड़े हैं, बैकलॉग के पड़े हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, क्या फ़ायदा आना चाहिए उसका। गवर्नमेंट ने वो सब कैटेगरी बनाई है। देखिए, एक चीज़ बहुत सिंपल है जो अपने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में समझ जाएं। गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, वो गवर्नमेंट अब समझ गई है। गवर्नमेंट का काम है देश चलाना, पब्लिक को फैसिलिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पब्लिक के बारे में सोचना। बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। तो गवर्नमेंट बोलती है आइए वेलकम, हम मान गए ये चीज़ कि बिजनेसमैन करेगा, इसलिए हम प्राइवेटाइज करेंगे। जो आज एक सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट लॉसेस कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है आइए प्राइवेट प्लेयर्स आइए, आप अपने तरीके से इसको चलाइए, वी डोंट माइंड। तो जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आज गवर्नमेंट के पास, LIC के पास ह्यूज लैंड पड़े हैं, प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं। गवर्नमेंट बोलती है हम एसेट मोनेटाइज करेंगे, हम उसको लॉन्ग लीज में देंगे, या कोई बायर अच्छे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं हम सेल करेंगे उसको। गवर्नमेंट ने पूरा इस बजट को सुन के और फाइन प्रिंट पढ़ के ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा रोड मैप बनाया है। और अगर वो रोड मैप गवर्नमेंट का सही चल गया तो कंट्री भी चल जाएगी, और गवर्नमेंट जो प्रॉमिस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, सब चीज़ गवर्नमेंट कवर कर लेगी। देखिए, जैसे कोविड आया अपने देश में, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट चालू किया। बजट चालू करते सर जो उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था, वो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हेल्थ केयर के लिए इतना पैसा स्टार्ट का फर्स्ट चीज़ उनकी वो थी। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो पैसा आएगा प्राइवेटाइजेशन से, वो पैसा आएगा एसेट मोनेटाइजेशन से। ठीक है,
अब वो जो उन्होंने जो टारगेट बोला है और वो टारगेट का एक पीरियड दिया है उन्होंने, लेकिन मेरा अजम्पशन ऐसा है कि उसमें से मेजर जंक इधर से निकले। करंट ईयर में ही चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि कोविड के वैक्सीन देने हैं सबसे पहले कोविड के वैक्सीन पब्लिक को पहुंचाने हैं एट रीजनेबल रेट और एट नॉमिनल रेट। तो ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन, देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि लेस गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम रहेगा, गवर्नेंस का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहेगा। हम गवर्नेंस करेंगे, हम संभालेंगे जो हमारा काम है। आपका काम है बिजनेस करना, आप बिजनेस करिए। तो इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मार्केट भी बहुत पॉजिटिव है। ये दोनों न्यूज़ से नहीं, अब तो आपकी बातों से तो हर वर्ड में, हर सेंटेंस में पॉजिटिवनेस दिख रहा है। अब हम बात करेंगे सर सीनियर सिटीजन की, क्योंकि इस बजट में एक प्रावधान आया है। हमारे वित्त मंत्री ने जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी दिया है। तो क्या ये सीनियर सिटीजन जो 70 to 75 ईयर्स के होंगे उसके बाद उनको टैक्स रहित, टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा, ये क्या है? नहीं, ये थोड़ा सा ये आप नेगेटिव में आ रहे हैं। हाँ, ये नेगेटिव तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक लूप पॉइंट। हाँ, क्योंकि ये जो उन्होंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे दिया कि 75 ईयर्स एंड अबव को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस मेरे ख्याल से 0.001% सीनियर सिटीजन फुलफिल कर पाएंगे। वो बोलते हैं कि जिनको पेंशन मिलता है तो पेंशन एक स्पेसिफाइड बैंक में जाना चाहिए और जितना डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट आपका, वो उसी बैंक में होना चाहिए। तो अगर आपके गवर्नमेंट सर्टन बैंक्स को नोटिफाई करेगा, 4 बैंक को, 5 बैंक को, तो अब जैसे मान लो चलो स्टेट बैंक को किया, तो अभी स्टेट बैंक में पेंशन आ रही है आपकी, लेकिन नॉट नेसेसरी कि एफडी मेरी स्टेट बैंक में। तो गवर्नमेंट बोलती है सीनियर सिटीजन को कि भैया तू वहां से बंद कर दूसरे बैंक से और स्टेट बैंक में खोल। तो उसके बाद अगर तेरा पेंशन और इंटरेस्ट हमारे बोले हुए बैंक में रहेगा तो फिर बैंक ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कितना टैक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टैक्स कटेगा, तेरे को बैलेंस पैसा मिलेगा, तो तुझे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। अब मेरा सवाल ये है कि 75 ईयर्स एंड अबव जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको टैक्स भरने की जरूरत क्या है? आज आप प्रैक्टिकली आप बैंक में जाइए, मैं बैंक का ऑडिट करता हूँ, बहुत से मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कलीग्स हैं जो बैंक का ऑडिट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बैंक ऑडिट चालू हो जाते हैं एंड बैंक में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक नॉर्मल सिनेरियो है कि 75 ईयर्स एंड अबव वालों की लाइन लगी होती है। क्यों 15H फॉर्म सबमिट करना है, मेरा TDS ना कट जाए। भाई 75 ईयर्स एंड अबव वाले को अपन यहाँ डिजिटल की बात करते हैं और यहाँ अपन 15H 15G अपने को फिजिकली बैंक में सबमिट करना है। अच्छा, उसके बाद भी भाई बैंक वाले भी वो मैनुअल फीड करते हैं। कई बार किसी सीनियर सिटीजन का फीड करना रह गया, अब बेचारे का TDS कट गया, तो वो अगले क्वार्टर में भाग के आता है एक्नॉलेजमेंट लेके, अरे देखो मैंने आपको सबमिट किया था। तो ये हरेसमेंट है। तो ये जो 75 ईयर्स एंड अबव, मैं बोलता हूँ अगर 75 ईयर्स एंड अबव वाले को खाली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है तो उसको टैक्स करने की जरूरत क्या है? हाँ, बिजनेसमैन है तो करो टैक्स। 75 ईयर्स वाला अगर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कमा रहा है तो हक है उसका टैक्स भरने का। लेकिन सीनियर सिटीजन विद ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, उसमें उसको 15G दे, 15H दे, क्यों? ये मेरे हिसाब से तो ये क्लॉज ही निकल जाना चाहिए। तो आई एम पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। मतलब जितना कि जैसा किसी भी पोस्टर से आप देखते होंगे कि आप ये ऑफर, लेकिन नीचे लिखा होता है शर्तें लागू, तो ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। बहुत अच्छी बात सर। और देखिए एक बात समझ लीजिए कि बजट में सिर्फ वही बोला जाता है जो अच्छा होता है, और अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन अपना 3 घंटे 4 घंटे चल सकता है। हाँ, अगर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एंड सिर्फ 15 मिनट बात की थी। अब वो 15 मिनट को अपन 4 घंटे डिस्कस कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए। जो मीडियम लेवल के हैं, लो लेवल के सीए हैं, तो इस बजट में से उनका क्या हो सकता है? देखिए ये भी आपने जो पूछा बहुत अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि बजट जब सुना था मैंने तो मेरा भी फर्स्ट
पॉइंट यही था। उन्होंने क्या किया है पहले मैं बता देता हूँ। बजट में क्या किया है उन्होंने, ऑडिट की एक लिमिट होती है, वो 5 करोड़ थी, उसको उन्होंने 10 करोड़ कर दिया। और दूसरा वो बोलते हैं कि 21-22 से GST ऑडिट नहीं एप्लीकेबल है। ओके। हाँ, तो जब मैंने ये 2 चीज़ सुनी तो मैं भी हाइपर एक्साइट, भाई अपना धंधा जा रहा है भाई, अल्टीमेटली अपना प्रोफेशन है, तो उसमें जब लिमिट बढ़ा दोगे तो मैं ऑडिट किसका करूँगा, या मेरे ऑडिट कम हो जाएंगे और GST ऑडिट तो 0 हो जाएंगे, तो मेरे रेवेन्यू पे डायरेक्ट हिट है। तो मैं भी एक्साइट हो गया था कि यार ये गलत चीज़ है। तो मेरे जैसे बहुत से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो गवर्नमेंट भी जो कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है कि बिजनेस कम्युनिटी में कई लोग हैं जो जिसका टर्नओवर होता है 4, एक्चुअल टर्नओवर होता है 6 करोड़ 7 करोड़, लेकिन वो बुक्स में दिखाता है 4 करोड़ 4.5 करोड़। क्यों भाई, मुझे ऑडिट नहीं करना है। हाँ, सिंपल। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया मैं लिमिट को ब्रॉडर करती हूँ कि आओ तुम भी आओ। हाँ, जितने ज़्यादा जन रिटर्न भरेंगे उतना ओवरऑल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो मैंने आपको 2 कंडीशन बोली, उससे मेरे जैसे भाई बंधु को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये हमारे लिए पिंचिंग पॉइंट था, नो डाउट अबाउट इट। तो हम चाहेंगे कि हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से कि कम से कम हमारे जो वित्त मंत्री हैं तो सीए लोगों पे विशेष ध्यान दें। चलिए अब हम बात करते हैं सर, आपने अभी बोला कि वित्त मंत्री ने जब शुरुआत किया तो सबसे पहला हेल्थ केयर के ऊपर डिस्कशन है और उन्होंने 35,000 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा है। तो ये हेल्थ केयर के विषय में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये जो 35,000 करोड़ है तो उसके विषय में आप थोड़ा देखिए। वो अपन इस बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि मैडम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्ट ही किया था हेल्थ केयर से। तो इट वाज अ वेरी बोल्ड मूव। कोई भी बजट स्टार्ट करने के लिए जहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस रिकवर नहीं हो रहे हैं, वहाँ आप सीधा सबसे पहला शुरुआत कर रहे हो खर्चे की। तो वो इट वाज अ रियली अ बोल्ड मूव। एंड वो जो भी अमाउंट उन्होंने एलोकेट किया है उसमें से मेरे हिसाब से, मैंने बता दिया आपको कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम जंग तो फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज कोविड की वैक्सीन सबको रीजनेबल रेट में देनी है। अच्छा, इलेक्शंस और वो सब हो रहे हैं तो उसमें कई स्टेट्स में तो वो लोग अनाउंस कर रहे हैं कि हम फ्री में देंगे, फ्री देंगे। तो भाई उनको तो फ्री में नहीं मिलने वाले, वो तो वोट के लिए हमको फ्री में दे रहे हैं। तो वो जो बजट एलोकेशन में आएगा, इस बजट में एक हेल्थ को लेके जो एक बहुत अच्छा पॉइंट आया जिसकी वजह से मार्केट अपना बूम हुआ है। वन ऑफ द पॉइंट जिसकी वजह से मार्केट बूम हुआ है। करने वाला था सर। हाँ जी, आप वो इंश्योरेंस सेक्टर की बात, इंश्योरेंस की। हाँ जी, मैं वही दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है, तो वर्ल्ड में वो हमारा जो इंडिया है तो 1 या 2% लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा प्रावधान दिया है इस लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो बूम। और ये बोलने जा रहे थे, इसके लिए मैं चाहा कि पहले दर्शकों को इस क्वेश्चन को समझा दूँ। तो हाँ सर, बताइए ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या ऐसा कुछ करने जा रही हैं और क्या ऐसा ऐलान किया है जिससे बूम होगा, वो हमारे दर्शकों। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो LIC जो अपने देश का, इंडिया का जो मेजर सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस प्लेयर है, मेजर प्लेयर है, और उसको वो प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। उसका बहुत बड़ा IPO आएगा एंड वो IPO मेरे ख्याल से अपने इंडिया का सबसे बड़ा IPO होएगा। तो एक वो प्राइवेटाइज होएगा तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे, ज़्यादा स्प्रेड कर पाएंगे, नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा, एकदम सही कहा कि आज जो अपने कंट्री की जो पॉपुलेशन है और उसमें से जो इंश्योरेंस कवरेज लेके बैठे हैं, रेशियो 1% भी नहीं होएंगे। क्या आप बाहर की कंट्रियों में जाइए तो वहाँ इंश्योरेंस इज़ द मेजर सेक्टर, हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस इज़ अ माइनर सेक्टर। इतना फ़र्क है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, है ही नहीं लोग। भाई इंश्योरेंस हर साल भरना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में भर देता हूँ मैं, किसी को खुश करने के लिए फर्स्ट ईयर में प्रीमियम का चेक दे दिया, नेक्स्ट ईयर भूल गया, नहीं देना है, कमाई नहीं है, अरे अभी लॉस है, नेक्स्ट मंथ देंगे। तो अपने यहाँ उतना सीरियसनेस नहीं है। तो अभी उसमें एक और चीज़ ये थी कि अपनी कंट्री में
FDI का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं। फॉर इंश्योरेंस सेक्टर नहीं आ रहा था। उसका कारण ये था कि उनको एक लिमिटेशन दिया हुआ था 49% का, कि भाई फॉरेन FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक इन्वेस्ट कर सकती है। वो FDI में उन लोग फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो लोग थोड़ा मेजर स्टेक की बात कर रहे थे भाई, दे वर आस्किंग फॉर अबव 50, मतलब 55-60। हाँ। तो बहुत टाइम से ये एक डिस्प्यूट चल रहा था। फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने दे रियलाइज्ड कि भाई अब जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेट प्लेयर्स को आना ही पड़ेगा। तो सल्यूट टू निर्मला मैडम, उन्होंने 49% से सीधा उसको 74% कर दिया है FDI को। तो भाई मेरे व्यू में तो आने वाले सालों में दो ही चीज़ बूम है इंडिया में, एक इंश्योरेंस और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जो भी फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनियां हैं यहाँ पे अगर उनको 74 या 5% दी जा रही है तो वो तो चाहेंगे इन्वेस्ट करना, और इस कंडीशन में हम इंडियन को फ़ायदा होगा। देखिए अभी आज की तारीख में इंश्योरेंस में अगर अपन एक नॉर्मल आप और मैं भी बात करें तो कितनी कंपनियां हैं, 4 कंपनी 5 कंपनी, उससे ज़्यादा अपने नाम भी नहीं मालूम से। अब जब बाहर की कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रीमियम वैल्यू लो होएगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट होएगा, घर घर में जाया जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आने वाले सालों में इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ये ज़बरदस्त करने वाला है। अगर इनका जो बजट में इन्होंने जो बोला है, अगर वो पॉलिसीज़ को ये सीरियसली इम्प्लीमेंट करते हैं, नो डाउट उन्होंने होमवर्क करके ही बजट बनाया होगा, लेकिन स्टिल समटाइम्स आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल दिस थिंग्स। आप लोग भी तैयार हो जाइए। अगर इंश्योरेंस आपने नहीं कराया है तो समय ऐसा आ रहा है कि आप अगर विदेशी कंपनी आएंगे तो कंपटीशन होंगे, और जो अभी प्रीमियम वैल्यू जो होता है वो लोग देने में सक्षम नहीं होते, कि एक बार दे देते फिर बंद हो जाता है, नहीं करा पाते। लेकिन अब वो समय आ गया कि जो आपका प्रीमियम होगा बहुत ही माइनर होगा और आप इजी तरीके से उसको ले सकते हैं। अंकुश गुप्ता जी, आपने तो बहुत सारे जो हमारा टॉपिक था, जो दर्शक जानना चाहते थे उस पर डिस्कशन किया आपने बहुत अच्छे अंदाज में। मतलब एक ऐसा मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि दर्शक जो हैं उनको ये नहीं लग रहा होगा कि वो इंटरव्यू सुन रहे हैं, वो ऐसा लग रहा होगा कि आप उनके साथ खाने के टेबल पर बैठे हैं, आप समझा रहे हैं। बहुत रियली आई एम थैंकफुल टू यू। एंड सबसे मैं एक बात और आपसे बोला था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि मैंने न्यूज़ इनका कवर किया है, ये लायंस क्लब से जुड़े हुए और सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, सोशल सरोकार से बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर 2 शब्द अपने सोशल जो अवेयरनेस करते हैं, चाहे सोशली आप किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। देखिए जैसे कि आपने बताया कि जैसे मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो 6-7 साल हो गए हैं मुझे लायंस क्लब में जुड़े हुए, और इन पिछले सालों में बहुत काम किया है सोशल सर्विस का। लेकिन अब जब कोविड आया तो तब मुझे ऐसा रियलाइज, एक तो घर पे बैठे हुए थे, खाली बैठे हुए थे, और घर पे बैठ नहीं सकते, नीचे उतरने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, और दूसरा कि पब्लिक को ज़रूरत बहुत थी। हाँ, ये सबसे बहुत ज़रूरत थी। तो इसमें मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि अपना टॉपिक सोशल सर्विस का नहीं था, तो इसलिए आई डोंट वांट टू, तो मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने बहुत सिंपल चीज़ की अपने, स्पेशली मुंबई, आई विल टॉक अबाउट मुंबई, क्योंकि मुंबई के बाहर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इतना। मुंबई में देने वाले बहुत हैं सर, अपना मुंबई इसलिए चल रहा है। आज तक जो मुंबई बचा हुआ है, मुंबई ने बहुत चीज़ें देखी हैं, टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो। मुंबई में पब्लिक हेल्प करने के लिए दिल से आती है। बस एक प्रॉब्लम थी कोविड में, आज भी कोविड में भी उनको दिल से आना था, पैसे देने थे, सोशल सर्विस करनी थी, घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी। तो बस मैंने खाली वो ब्रिज, जो गैप है उसमें ब्रिज बना दिया। बोला आप मुझे पैसे दो, आप जिस एरिया में बोलोगे वो एरिया में जाके मैं सोशल सर्विस करके आऊँगा आपके बिहाफ में। तो राशन हमने मुंबई का शायद ही कोई ऐसा कोना होएगा जहाँ से लेके, हमने हर जगह पे, हमने मस्जिद बंदर में भी राशन पहुँचाया है, हमने भांडुप, थाना, कल्याण, आप जो एरिया बोले, हमने घर बैठे डिजिटल के माध्यम से हमने राशन पहुंचाया है। उसमें मेरा योगदान ये था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बहादुर होके घर से निकल रहा था, जबकि घर पे बहुत गालियाँ पड़ रही थी, डांट पड़ रही थी, लेकिन किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा बाहर, तो वो किसी ना किसी में मैं था। लेकिन जितना भी मैंने काम किया है कोविड में, उसका मैं तहे दिल से, मेरे जो डोनर्स थे जिन्होंने मुझे फंडिंग की,
उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। क्या बात है सर, आपने अपने प्रोफेशन के अलावा अगर समाज के लिए टाइम निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। सर अब हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन विराम देने से पहले क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 10 साल 11 साल का एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सोशल सर्विसेज भी करते हैं, लायंस क्लब से जुड़े हैं जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है इस इंडिया में, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके तहत आपने बहुत सारा अलग अलग गाँव में जाके, गाँव खेड़ा में जाके काम किया है। अब मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं और आपको वो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक प्यारा सा संदेश, क्योंकि अभी का काल जो चल रहा है बड़ा ही कठिन काल, उससे हम बढ़ रहे हैं, तो एक यंगस्टर्स को, क्योंकि ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो अपने करियर के प्रति बहुत ही जागरूक होंगे, माँ पापा भी देख रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि एक प्यारा सा संदेश दीजिए। देखिए, मैं संदेश देने के लिए तो खैर मैं खुद बहुत जूनियर हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा यंगस्टर्स के लिए कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट। सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए। एजुकेशन में इंटरेस्ट है नहीं है, पेरेंट्स का प्रेशर है, डर है, कोई भी रीज़न होने दीजिए, अपना एजुकेशन प्लीज़ 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 कंप्लीट करिए। एजुकेशन के बाद एक बार आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद यू कैन फॉलो योर पैशन। नॉट नेसेसरी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है तो आपको जॉब करना है या सीए की प्रैक्टिस करनी है। आज सीए हर फील्ड में है। शेखर कपूर फिल्म डायरेक्टर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूसर ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हर फील्ड में है। जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली फाइनेंस संभाल रहे हैं या खाली अकाउंट संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पहले अपनी डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। तो मेरा एक छोटा सा संदेश यही है और विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपना एजुकेशन कंप्लीट करिए। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए। अगर आपका दिल बोलता है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है तो आप सोशल सर्विस करिए। दूसरे के बोलने से देखिए, मेरे बोलने से आप 1 बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, तो वो मन से अंतरात्मा जैसे आप अगर मुझे देखेंगे, मैं आपके सामने पिछले आधे घंटे से 15 मिनट से 20 मिनट से बैठा हूँ आप लोग के सामने। मैं 2004 में आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने इमीडिएटली क्वालिफाई करते सारी सोशल सर्विस और ये सब नहीं चालू किया, क्योंकि तभी मेरी परिस्थिति वैसी नहीं थी। तब मेरा क्राइटेरिया था पैसा, पहले पैसा कमाना है, खुद का ऑफिस बनाना है, सेटल होना है। मैं धीरे धीरे एक सीढ़ी बढ़ता गया, आगे आता गया। 2014, 15, 13, 14 में जब मैंने खुद को थोड़ा सेटल पाया, तब मैं दूसरी फील्ड में निकला। मेरे को सोशल सर्विस में इंटरेस्ट था, मैं सोशल सर्विस में, और मेरे को खाली सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं प्योरली सोशल सर्विस करता हूँ। वैसे ही किसी को सोशल सर्विस के साथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो देन यू कैन, एक बार आपका एजुकेशन हो गया है, आप सेटल हैं, बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका फाउंडेशन, नींव मजबूत कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अंकुश गुप्ता जी, आप हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।